नमस्कार। मैं सोनू श्रीवास्तव फिर से स्वागत करता हूं आपका पब्लिक सर्वेंट रूल्स की एक नई वीडियो में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया था कि अब से हम CCS कंडक्ट रूल्स 1964 पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज से उस सीरीज़ का शुभारंभ हो रहा है। तो आज से जो वीडियो होगी वो CCS कंडक्ट रूल्स 1964 पर भी बनेगी और साथ में जो GFR और FRSR की जो वीडियोज़ हैं वो भी लगातार आते रहेंगी। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे और लोगों से ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आप बाकी टॉपिक्स को भी कवर करें, CCS के रूल्स को कवर करें, लीव्स को, LTC को, ये सब को। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप मेरे चैनल में हैं तो आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे करके समय मिलने पर सारी वीडियोज़ आपको अब तक पहुँचाता रहूँगा। हाँ, पर मेरा जो टारगेट LTC की वीडियो के लिए है वो अभी भी बना है। जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर 200 हो जाएंगे, 200 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर दोगे, तब मैं LTC की सीरीज़ शुरू करूंगा, जो कि वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। LTC से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेश्चंस होंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे सवालों का जवाब आपको उस सीरीज़ में मिल जाएगा। पर शर्त यही है कि आप सब्सक्राइबर मेरे 200 सब्सक्राइबर आप पूरे कराओ और उसी के जस्ट नेक्स्ट दिन आपको LTC की वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की ये नई सीरीज़ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, CCS कंडक्ट रूल्स का मतलब क्या है कि ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके कंडक्ट, उनका व्यवहार कैसे होगा, उनके कार्य के प्रति कार्य करने का तरीका क्या होगा, आपका आचरण, जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो आचरण चाहिए होता है, जो व्यवहार चाहिए होता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कैसे आप निभाओगे। तो वो सारे चीज़ों का एक नियम, तो आप कह सकते हैं कि एक नियम बनी हुई है जिसे हम कहते हैं CCS कंडक्ट रूल्स। फुली सभी के हाथों में CCS कंडक्ट रूल्स की मैनुअल होगी। आप जैसे मैनुअल देख सकते हो, जो अपडेटेड मैनुअल है उसमें लगभग 25 रूल्स हैं जो हम लोग रूल बाय रूल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल देखेंगे कि CCS रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल होती है। और बहुत सारे ऐसे सर्कुलर्स आए हुए हैं पिछले कई सालों में जिसमें वो बताया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को क्या क्या करना होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक सरकारी कर्मचारी से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो करे, कौन सी ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए उनको परमिशन की ज़रूरत है और कौन सी ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स अलग अलग OMs, अलग अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से आए हैं। तो जब आप स्वामी की हैंडबुक आप पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि उन्होंने क्या किया है कि जितने भी डूज डोंट्स, जो भी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए परमिशन मांगनी होती है, जो एक्टिविटी होती है जिसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, या वो एक्टिविटी जो करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक डिटेल्ड जो पूरा एक नंबर्ड लिस्ट तैयार कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो CCS रूल्स है वो आखिर लागू किस पे होती है और एक सरकारी कर्मचारी के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, यानी कौन से कार्य होते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि CCS लीव रूल्स है क्या। तो जब जैसे कि आप मैनुअल्स में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो CCS कंडक्ट रूल्स 1964 आया है, ये जो नॉर्मली क्या है कि ये जो रूल्स है ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे लागू होते हैं। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, है ना, ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे लागू होते हैं, इंक्लूडिंग कि अगर कोई डिफेंस में कोई सिविलियन एम्प्लॉय पोस्टेड है तो ये रूल्स उसके लिए भी लागू होता है। बट ये कुछ लोगों के लिए लागू नहीं होता है, कुछ कैटेगरी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू नहीं होता है। तो किन के लिए लागू नहीं होता है? तो पहला जो जानने की ज़रूरत है आपको कि रेलवे के किसी भी स्टाफ पर CCS कंडक्ट रूल्स 1964 लागू नहीं होता है। आपको मैं फिर से बता दूं, रेलवे के किसी भी स्टाफ पर CCS कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता है। अब आपका सवाल रहेगा क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो, जैसे रेलवे क्या है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल काम भी बहुत होते हैं उनके यहाँ, इंडिया की सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा स्टाफ रखने वाली एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो उनका क्या है, उनका खुद का कंडक्ट रूल्स बना हुआ है, उनका खुद का रेलवे का मैनुअल बना हुआ है, जो कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जितने अलग एम्प्लॉय हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली अलग है, जैसे जो पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, ठीक है, तो फिर आप ट्रैकमैन देख लो, ये सब है, तो उनकी कार्यशैली बाकी सिविलियन एम्प्लॉयज से अलग होती है। इसलिए उनके जो कंडक्ट रूल्स हैं वो भी रेलवे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने स्टाफ के लिए एक अलग कंडक्ट रूल्स बनाए रखे हैं।
इसीलिए ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल जो हम लोग पे लागू होती है, जो बाकी सरकारी कर्मचारियों पे लागू होती है, वो रेलवे के किसी भी स्टाफ पर लागू नहीं होती है। अब आप इसमें पूछ सकते हैं कि भाई रेलवे के कौन कौन से स्टाफ पर लागू नहीं हो सकती है। तो जो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 के तहत जो उनका सेक्शन 3 है, उसके अंतर्गत जितने भी रेलवे सर्वेंट आते हैं ये उन पे लागू नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर कोई रेलवे बोर्ड के कर्मचारी हैं, ठीक है, और वो कर्मचारी जिनके सर्विसेज रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, जैसे हमारी सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, उसी तरीके से रेलवे में रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत अगर कोई कर्मचारी हैं जिन पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स लागू होता है, तो वो भी सीसीएस, उन पर भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, वही जो रेलवे बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कोई भी ऐसा पोस्ट है जिसमें जो रेलवे बोर्ड है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो उस पर, ठीक है, या जो रेलवेज के जो फाइनेंशियल कमिश्नर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल कमिश्नर होते हैं, वो इन पे भी लागू नहीं होता है। इन शॉर्ट, आप इतने कन्फ्यूजन से बचने के लिए बस आप ये जान लें कि रेलवे के किसी भी स्टाफ पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता है। ठीक है। ये तो हो गया पहला कि किस पे लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किस पे और कौन कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं जिन पर ये लागू नहीं होता है। तो जितने ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉय हैं, लाइक आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, तो इन पर भी, आईएफएस ऑफिसर्स हो गए, इन पर भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए भी एक अलग कोड बना हुआ है, उनके लिए भी एक अलग कंडक्ट रूल्स बनी हुई है। ठीक है। तो उन पर भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता है। और तीसरा कैटेगरी कौन सा है, तो वो कोई ऐसा कैटेगरी जो प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें छूट मिली हो या प्रेसिडेंट ने बाई ऑर्डर बताया हो कि जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है वो इन कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ पर लागू नहीं होता है, तो उस पर भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होगा। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सीसीएस कंडक्ट रूल्स सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर लागू होता है, और जब डिफेंस की बात होती है तो सिर्फ जो सिविलियन डिफेंस स्टाफ है, जैसे जो उनके अंदर क्लर्क्स होते हैं, ठीक है, तो उन पर सीसीएस कंडक्ट रूल लागू होता है, पर रेलवे के किसी भी कर्मचारी पे लागू नहीं होता। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन पर भी लागू नहीं होता। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट ने कोई एक स्पेशल ऑर्डर से किसी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को छूट दे रखी हो या उन्हें बताया हो कि इन पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होता, इनके लिए कोई और कोड बनी हुई है, तो उन पर भी लागू नहीं होगा। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपका पहला ये डाउट क्लियर हुआ। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सीसीएस के कुछ रूल्स जो हैं वो भी किसी चुनिंदा स्टाफ्स पर लागू नहीं होते। तो वो बहुत डिटेल्ड रूल है, जब आप वो मैनुअल पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। जैसे कि अगर कोई पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, डॉकयार्ड्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिफेंस के ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन पर भी कुछ चुनिंदा रूल्स हैं सीसीएस कंडक्ट्स के जो उन पर लागू नहीं होती। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार मैनुअल देख लें। अगर उसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप उनसे वो पूछ सकते हैं। तो ये तो था कि बेसिक सी बात की सीसीएस कंडक्ट रूल्स किस पे लागू होती है और किस पे लागू नहीं होती है। अब मैंने जैसे बताया कि जब आप स्वामी हैंडबुक पढ़ोगे तो उसमें एक क्या है कि एक पूरा एक डिटेल लिस्ट बनाया हुआ है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डूज एंड डोंट्स क्या है। तो हम लोग वो कंप्लीट करते हैं। जब हम लोग ये डूज डोंट्स और जो एक्टिविटी जिसमें परमिशन की ज़रूरत है या वो एक्टिविटी जिसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब पार्ट हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग सीसीएस कंडक्ट रूल्स के मैनुअल पर आएंगे और उसके जो रूल बाय रूल जो 25 रूल हैं, 25 टोटल रूल्स हैं, उसको रूल बाय रूल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो या तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस वीडियो की जो मुख्य जानकारी है वो आप ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके डूज क्या होते हैं। तो डूज तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो कार्य तो बहुत सारे होते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को करनी होती है, पर उसमें मुख्यतः कुछ 29 पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, अभी हम लोग, आपको ध्यान दें, हम लोग डूज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो कार्य जो एक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वो करें या उन्हें करना होता है। ठीक है। तो पहला क्या है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी हमेशा रखनी है। दूसरा क्या है, अपने ड्यूटी के प्रति डिवोशन रखना है। तीसरा क्या है, जो भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, उस पर कोई जिम्मेदारी दी हुई है, तो वो इंडिपेंडेंटली और बिना किसी पक्षपात के साथ लिए हुए, बिना किसी पक्षपात किए हुए वो अपनी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाएगा। चौथा क्या है कि जो एक सरकारी कर्मचारी का जो एक सीरियसनेस होता है, डिसिप्लिन होता है,
वो अपने पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल लाइफ में तो रखेगा ही, वो अपने पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ रखेगा। जब लंच ब्रेक हो तो उसमें एक अच्छा डेकोरम मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं कि खाना इधर खा रहे हैं, टिफिन उधर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं। जो डेकोरम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो डिसिप्लिन है वो उसमें दिखनी चाहिए, ठीक है। फिर अपने जो सुपीरियर हैं उनको जानकारी देना है कि अगर आप एक कोई सरकारी कर्मचारी अरेस्ट हो जाता है या किसी जुर्म में वो दोषी करार हो जाता है तो उसकी जानकारी उस अपने सुपीरियर को जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सके वो उन्हें देना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, मतलब उनकी रैली चल रही है या कोई सभा चल रही है गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास, तो उसमें आपको पार्ट नहीं लेना है, उससे आपको दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके आगे की 9th पॉइंट क्या है कि जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं कि आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी के लिए आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको न्यूट्रल रहना है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक पब्लिक सर्वेंट है, आपको पब्लिक को सर्व करना है, तो आप कभी भी एक पार्टी की तरफ अलाइन नहीं हो सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी पार्टी होगी, जो देश अभी जो कंट्री में जिसकी गवर्नमेंट होगी, आप उनके सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, ठीक है, आप उस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको पार्टी न्यूट्रल होकर काम करना है, ठीक है। 10th पॉइंट क्या है कि जो अपने प्राइवेट अफेयर्स हैं, मतलब प्राइवेट अफेयर्स मतलब जो भी आपके प्राइवेट काम है जो आप ऑफिशियल से बाहर निकल के करते हो, उसको इस तरीके से करना है कि ऐसा ना हो कि आप पर बहुत सारे कर्ज हो जाएं और आप इंसॉल्वेंट हो जाएं, आपको बैंक से नोटिस आने लग जाएं, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग आप पर हो रही है, मान लीजिए किसी भी तरीके का आपने कर्ज ले रखा है और आप कर्ज नहीं चुका रहे हैं और कोई लीगल प्रोसीजर आपके अगेंस्ट हो रही है, तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12वीं पॉइंट क्या बोलती है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनके तहत आपको काम करना है। 13 पॉइंट क्या कहता है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनके मेंबर के प्रति आपको कर्टसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट जो होती है ना, एक रिस्पेक्ट आपको दिखानी है, ठीक है, हमेशा कर्टसी मेंटेन करनी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के प्रति, ठीक है। फिर जो भी जानकारी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत अगर आपसे पूछी जाती है, जो भी जनता जानकारी आपके विभाग से आपके द्वारा जिसका जवाब देना है, तो वो आपको पूर्णतः ईमानदारी से आपको उसको जवाब देना है, बिना किसी चीज़ को छुपाए हुए या पर्दा किए हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15th में क्या है कि आपको संविधान को और हमारे जो देश की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ करना है वो कानून के हद में रह के करना है, जो भी बातें बोलनी है या जिस भी तरीके का व्यवहार हो वो देश के डेमोक्रेटिक वैल्यू को ना तोड़ें, उस तरीके का बोलना है, ठीक है। 16वां पॉइंट जो क्या बता रहे हैं, आपको देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखना है, स्टेट की जो सिक्योरिटी है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। पब्लिक के सामने आपको डिसेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस से बाहर निकले, आपने एक खंभा लिया और पार्क में बैठ गए और वहाँ बैठ के आप गाली गलौज कर रहे हैं या मस्ती जो भी है उत्पात मचा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। अपनी ऑनेस्टी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जो एक एक्सपेक्ट की जाती है कि जो एक सरकारी कर्मचारी हो वो जो एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करता है ऑनेस्टी का और प्रोफेशनलिज्म का, वो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें जो भी कार्य आप करोगे उसमें फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आपकी ड्यूटीज़ में कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं दिखनी चाहिए। 19 पॉइंट क्या कर रहा है कि हर चीज़ जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी आप पर है, ठीक है, और जो कार्य हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी से भी होना चाहिए, जो भी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कल को अगर कुछ भी उसमें अगर गलत पाया जाता है तो उसके लिए अकाउंटेबल भी आप ही होंगे, ठीक है। 20वां पॉइंट क्या कह रहा है कि पब्लिक के प्रति, खासकर जो गरीब जनता है, गरीब पब्लिक है, उसके प्रति आपको सहानुभूति रखनी है, कार्य उनके लिए, क्योंकि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी से और कर्टसी पूर्वक आपको उनका काम करना है, ठीक है। 22वां पॉइंट क्या कहता है कि जो भी आप डिसीजन लोगे आपको पब्लिक के इंटरेस्ट को देख कर ही डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि आप बस अपना फ़ायदा आप देख रहे हो, ऐसा नहीं। आपको, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, तो जो भी जैसे आप कोई भी पैसा खर्चा कर रहे हैं या जो भी पब्लिक रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दें कि उसको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें और इकोनॉमिकली यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मुझे पेपर यूज़ करना है या गवर्नमेंट ने मुझे गाड़ी दे दी है जो मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, तो उसको मैं अपने मन से कहीं भी घूमने को यूज़ कर लिया, ट्रिप मार लिया, तो वैसे आपको नहीं करना है।
ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 23 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी समस्या आती है, कोई भी ऐसा बाधा आता है जो कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट के तरफ कार्य करने से रोकता है, तो आपको उसके लिए बढ़ चढ़ कर उसका विरोध करना है। ठीक है, उसके लिए आपको चाहे जिस भी हद तक जाना पड़े, आपको बढ़ चढ़ कर ये जो प्राइवेट इंटरेस्ट जो बीच में आ जाता है उसका हिस्सा आपको नहीं बनना है। क्योंकि पॉइंट्स कुछ रिपीटेड पॉइंट्स है, तो मैं इसलिए पॉइंट वाइज नहीं जा रहा हूँ। अब जैसे पॉइंट नंबर 28 क्या बता रहा है कि आप जो भी अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, जो भी ऑफिशियल काम कर रहे हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रही है, क्योंकि आपके हाथ से आपके नज़रों में बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे जो कि बाहर अगर आप बताते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के लिए सही नहीं हो सकता है, वो पब्लिक के लिए सही नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो आपको जहाँ पर भी आप रह रहे हो तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है जो 29 बता रहा है कि आपको जो भी ड्यूटीज़ हैं वो आपको डिस्चार्ज करना है विद हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। ठीक है, तो आपसे ये मेंटेन किया, मतलब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म आप करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और ऑनेस्टी तो रहेगी ही। तो ये जो था ये हमने देखा कि एक सरकारी कर्मचारी से क्या अपेक्षित है, क्या डूस है। अब बात करते हैं कि क्या अपेक्षित नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी को किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो अब उसके बारे में बात करते हैं, यानी डोंट्स के बारे में। डूस हमने देख लिया, अब डोंट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए डोंट्स में जो पहला पॉइंट है कि कभी भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि 5-6 स्टाफ हैं, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है और सभी जो 5-6 स्टाफ हैं उन्होंने क्या किया, बस एक कॉमन लेटर में सबने साइन करके एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो आपको इस तरीके का जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। भाई जिसकी प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअली अपना रिप्रेजेंटेशन दे, कभी भी ये जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। ठीक है, कोई भी ऐसे कार्य में नहीं अपने आप को लिप्त रखना है जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट से उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लायक नहीं होती है, तो ऐसे कार्य से आपको दूर रहना है। तीसरा क्या है कि अब कंडक्ट रूल्स में जो बताया जो टूल्स में था उसी का कुछ अपोजिट पॉइंट्स है, जैसे कि आपको डिसऑनेस्ट नहीं होना है, पार्शियल नहीं होना है। ठीक है, चौथा क्या है, कुछ पब्लिक से बात करते समय या पब्लिक से अगर आप डील कर रहे हो तो कोई डायलेटरी टैक्टिस नहीं अपनानी है कि उनको बातों में उलझा दिया जाए या धमकी दे दिया जाए, तो ऐसा कोई टैक्टिस आपको नहीं, मतलब इस बातों में ऐसे मामलों में आपको नहीं उलझना है। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स को ओरल इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। अगर कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न हो जाते हैं और जिसमें लगता है कि नहीं अभी वो काम कराना ज़रूरी था, अभी मैं रिटर्न में नहीं लिख कर दे सकता, तो कोशिश करना है कि जितनी जल्द से जल्द आप उसको रिटर्न में ऑर्डर दे सके, ऑर्डर दे दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स, कंडक्ट रूल्स क्या कहता है कि कोई भी ओरल इंस्ट्रक्शन पर काम नहीं हो सकता, ऑर्डर्स हमेशा रिटर्न में आएंगे। अगर कोई अनअवॉइडेबल कुछ चीज़ हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो उस समय कार्य कर देना, पर जल्द से जल्द उसको ऑन पेपर भी ले लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। 6 पॉइंट क्या करता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, 7वां क्या कहता है, कोई भी ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, उससे अपने आप को नहीं जोड़ना है। कोई भी ऐसे बैंड, कोई संगठन हो सकते हैं जो कि गैर कानूनी हो या सरकार ने उसे बैन कर रखा हो, किसी भी कार्यवश हो सकता है। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अब RSS ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दी है कि अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई RSS ज्वाइन कर सकता है। तो मान लीजिए अब वो बैन था नहीं था वो पता नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बैंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे ज्वाइन, अपने आप को उनसे एसोसिएट नहीं करना है। फिर क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसे एसोसिएशन या कोई भी ऐसे धरने या कोई भी ऐसे सभा का हिस्सा नहीं बनना है जिससे क्या भारत की अखंडता धूमिल हो रही हो या भारत की अखंडता को दरार पड़ रही हो, हमारे देश के लिए वो एक सिक्योरिटी कंसर्न हो। ठीक है, जैसे होता है ना हिंदू मुस्लिम के कुछ हो गए हैं कि कोई एक पार्टी जो है, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन के जो लोग हैं वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं कि जो इंडियन सॉवरेनिटी को हार्म कर रही हो, तो ऐसी चीज़ों में आपको लिप्त नहीं होना है, ऐसी चीज़ों का पार्ट आपको नहीं बनना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि कोई भी जब भी अगर आप कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो अपने व्यूज़ इंडिया पर या फॉरेन अफेयर्स पे अपने व्यूज़ फॉरेन कंट्री पे जाने पे नहीं देना है।
ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो उसमें देखो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जैसे मीडिया के सामने नहीं आना है, मीडिया में कुछ नहीं बोलना है, एज ए कैपेसिटी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जब अगर आप कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो आप वहाँ पर इंडिया या फॉरेन अफेयर्स पर अपने व्यूज़ नहीं देने हैं। ऐसा नहीं कि वो आप बातों बातों में कुछ सीक्रेट आप बता दो या कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया के लिए सही ना हो, इमेज सही ना हो। जैसे एक हमारे बहुत ही फेमस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो आप आए दिन देखते ही होंगे कि वो जब भी विदेश जाते हैं तो वो हमारे देश की जो लोग जाते हैं, एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं, देश के बारे में अच्छा अच्छा बताते हैं, और एक हैं जो जाते हैं तो देश में जितनी भी बुरी चीज़ हो रही है वो सब बताएंगे। ठीक है, मतलब ये तो वही हो गया कि मेरी माँ अगर मेरे देश में मुझे मार रही है, पीटती है, तो मैं जाके दूसरे के घर में उसकी शिकायत करूँ कि आप मेरे माँ को समझाइए, ये मुझे मारती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ठीक है, जोक सपाट, तो इन सब चीज़ों में आपको लिप्त नहीं होना है। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोई भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो कि बाहर नहीं जानी चाहिए, वो सब बातें आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। कोई भी इलीगल स्ट्राइक का आपको हिस्सा नहीं बनना है। कोई भी ऐसे फॉरेन एम्बेसी में या हाई कमीशन पे, ठीक है, प्राइवेटली कोई अपना सिर्फ प्राइवेट कोई कार्य लेते हुए आपको नहीं जाना है कि अपना कुछ काम है तो आप बस इन अ कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो मैं हाई कमीशन में जाकर अपना कुछ मतलब दबदबा बनाऊँ या कुछ अपना काम करूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी आदमी से या किसी भी कंपनी की तरफ से आपको अगर लैविश हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, मान लीजिए किसी कोई कंपनी आपको कोई आपके ऑफिस में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और वो बोलती है कि सर चलिए मैं आपको न्यू ईयर में मैं ताज में एक 1 डे का स्टे दिलवा देता हूँ, जो भी रहेगा वो मेरे तरफ से रहेगा, तो ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, कोई अगर फ़्लाइट्स ऑफ़र कर रहा है फ्री में कि मैं आपको आपकी 2 टिकटें करा दूंगा, आप जाइए, आप और फैमिली दुबई घूम के आइए, तो ये सब भी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ना ही दहेज लेना है, ना ही दहेज लेना है, ये तो है ही। और साथ में अपने पेरेंट्स को भी बताना है, गार्जियन को भी बताना है कि ये सबसे दूर रहें। ठीक है, किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं लेना है किसी भी फॉरेन कंपनी से जिससे लगता है कि आपके डिपार्टमेंट की ऑफिशियल डीलिंग चल रही हो, यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी तरीके का, तो उनसे आपको, अगर वो फॉरेन कंपनी से, तो उनसे आपको कोई गिफ्ट नहीं लेनी। नियमता ये तो वही है कि अगर कोई कंपनीज या किसी से भी अगर आपकी ऑफिशियल डीलिंग चल रही है, वो आपके ऑफिस में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आपको उनसे कोई भी गिफ्ट, बेनिफिट्स, हॉस्पिटैलिटी नहीं एक्सेप्ट करनी है, इन शॉर्ट। ठीक है, अपने आप को किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं बनाने को होता है ना कि वो दिन में ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर ऑफिस के बाद या साइड बाय साइड वो क्या करते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बन जाते हैं, तो वो सब भी नहीं करना है। ठीक है, कमीशन जिससे मिलता हो वो सब काम भी आपको नहीं करना है। ठीक है, किसी को भी पैसे उधारी नहीं देने हैं या ऐसे कर्ज में लिप्त नहीं हो जाना है जिसकी वजह से वो बंदा आप पर दबाव डाल सके कि आप अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये बेनिफिट आप उसे दो। ठीक है, जैसे होता है ना कि मैंने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया और मैं उससे दे नहीं पा रहा हूँ, तो वो घूम कर बोल सकता है अच्छा ठीक है आप एक काम करो, तुम मेरे ये फाइल्स पास करा दो, मैं बाकी सारे पैसे माफ़ कर दूँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो किसी भी तरीके की ऐसी बोरोइंग या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं आना है जिसकी वजह से आपको काम अफेक्ट हो, आपका जो कार्य है वो अफेक्ट हो। ठीक है, फिर अपने सबऑर्डिनेट जो आपके जूनियर्स हो उनको, अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसके लिए उनको गारंटर बनाना, श्योरिटी बनाना, ये सब के लिए भी उनको अप्रोच नहीं करना है। कोई भी प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क आपको नहीं करना है। ठीक है, कोई भी स्टॉक या शेयर, अदर इन्वेस्टमेंट की जो बात है उसमें स्पेकुलेशन नहीं करना है, यानी आप एक एजेंट की तरह काम नहीं करोगे कि लाइए आज आप MRF में इन्वेस्ट कर लीजिए, इस पर आज इतना ये प्राइस इसकी बढ़ सकती है, तो इस तरीके का आपको स्पेकुलेशन भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप काम करने हो, आपको शेयर मार्केट में स्पेकुलेट तो नहीं करने आए हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे अगर मान लीजिए आप एक बैंक में काम कर रहे हो और उन्होंने क्या किया, कोई घर जब्त किया है और उसकी नीलामी कर रहे हैं, तो आपको, क्योंकि वो आप ही के ऑफिस द्वारा वो घर नीलामी हो रही है, तो आप उस ऑक्शन का हिस्सा भी नहीं बन सकते हो। ठीक है, किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट को अपने
इनवाइट नहीं करना है आपके साथ रहने पर, या अगर वो इनवाइट कर रहे हैं तो उनके पास जाना भी नहीं है, उस परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं लाना है कि ये नहीं कि आप फलनावादी के पार्टी हो तो आप ऑफिस में बैठ के बार बार उसी के प्रचार कर रहे हो, वोटर्स इकट्ठा कर रहे हो, तो ये सब भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने डूज में देखा था ना, पॉलिटिकल न्यूट्रल हमें रहना है। ठीक है, कोई भी बच्चा जो 14 ईयर्स ऑफ एज से कम है उसको एम्प्लॉय नहीं करना है अपने घर में या चाहे ऑफिस में, उसको एम्प्लॉय नहीं करना है, और अपने ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ नहीं करना है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कोई काम निकालने के लिए, आपको ये सब भी नहीं करना है। ठीक है, फिर मैंने वो फाइनेंशियल एप्लीकेशन का बता ही दिया कि ऐसा ना हो कि आप इतनी उधारी में लिप्त हो जाएं कि उसकी वजह से जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इन्फ्लुएंस हो, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, कोई भी जो डिसीजन लेना है, अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो आपको डिसीजन ट्रांसपेरेंट होकर लेना है। ऐसा नहीं कि किसी एक को फेवर करने के लिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके और वो डिसीजन आप ले रहे हो, तो वैसा भी नहीं करना है। तो आज की वीडियो ये डूज एंड डोंट्स में ही बहुत लंबी हो गई, तो होपफुली फर्स्ट सीरीज़ में आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी एक्ट्स हैं, कंडक्ट हैं जिसको मिसकंडक्ट माना जाएगा और जिसके अगेंस्ट आप पर एक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको करने से पहले आपको परमिशन या सैंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब ये 2 चीज़ खत्म हो जाएगी तब हम लोग डिटेल फिर सीसीएस कंडक्ट रूल्स मैनुअल पर वापस आएंगे और रूल 1 से शुरू करेंगे। तो होपफुली मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आज थोरली बस एक बताया क्योंकि ये कुछ खास पॉइंट्स नहीं थे। आप जब स्वामी हैंडबुक पढ़ोगे तो आपको खुद ही ये चीज़ मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीसीएस कंडक्ट रूल्स के 1964 के पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक बने रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं और एलटीसी पर एक अच्छी सी धमाकेदार वीडियोस पाएं। थैंक यू।